शासक थे। He was the ruler at the time of First World War. राजशाही थी और राजा जो है वो युद्ध में हार गया था। जनता को इस बात का सामना करना पड़ा। जर्मनी जो कि एक ताकतवर देश था वो एक कमजोर देश बन गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लुक एट द मैप, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये जो पिंक पार्ट है ये जीतने वाले देशों ने अपने कब्जे में ले लिया, जहां पर कि जर्मनी के रिसोर्सेस थे। ठीक है, ये जो स्ट्रिप्स वाला हिस्सा है इसको भी, राइनलैंड, इसको भी जीतने वाले देशों ने अपने कब्जे में कर लिया। इन्होंने पोलैंड, फ्रांस, लिथुआनिया, इटली, इन सब ने इसके जो प्रोडक्टिव एरियाज थे उनको कब्जे में कर लिया। और 13% जो पॉपुलेशन थी, 13% पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी, वो भी इन जीतने वाले देशों के पास चली गई। अब वो 13% पॉपुलेशन में डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, साइंटिस्ट भी थे। जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन थी वो जर्मनी के हाथ से चली गई। ये जो हिस्सा था जर्मनी का, ये मिलिट्री से डिस्गाइज कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर आर्मी नहीं होगी। ठीक है, और ये सब फ्रांस से लगता हुआ था। तो धीरे धीरे जो बाकी पड़ोसी देश थे वो जर्मनी के इस हिस्से को अपने अपने कंट्रोल में करने लगे। जर्मनी के 75% जो आयरन रिसोर्सेज थे उनको जीतने वाले देशों ने अपने कंट्रोल में कर लिया। 13% पॉपुलेशन और 26% जो कोयल रिसोर्सेज थे, यहाँ पर बहुत ज्यादा कोयले का भंडार था, तो उसको भी जीतने वाले देशों ने अपने कंट्रोल में कर लिया। अब ना तो कोयला बचा है ना लोहा बचा है, तो लोगों को काम नहीं मिला और लोग जो है इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। और वो इस बात से भी दुखी थे कि जो वाइमर रिपब्लिक है, या जो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है युद्ध के बाद, उसने संधि पे सिग्नेचर क्यों किया, उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया कि ठीक है ये जीतने वाले देश जो हमारे इन हिस्सों को ले जाए। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि युद्ध में तो सबका ही नुकसान हुआ है, तो हम अकेले जिम्मेवार थोड़ी है, जो बाकी देश है वो भी जिम्मेवार है, हम नहीं देते अपनी चीजें। लेकिन वो इस कारण अपनी सरकार से, जो आम लोग थे, वो उसके खिलाफ हो गए कि सरकार अपने फेवर में काम नहीं करेगी। जैसे अभी जो किसान आंदोलन में लोग कह रहे ना कि जो भी बीजेपी के लीडर्स हैं उनको बहिष्कार करेंगे, उनको आंदोलन स्थल पे नहीं आने देंगे, उनको, क्योंकि वो हमारे फेवर की बात नहीं कर रहे, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसी लोगों ने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सरकार मजबूर हो रही है। वाइमर रिपब्लिक ने सोचा कि युद्ध खत्म करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है तो ठीक है, अगर शांति आ जाएगी तो हम दोबारा से अपना विकास कर लेंगे। और आम जनता कह रही है कैसी सरकार है, बुजदिलों की सरकार, जिसने हमारे जो रिसोर्सेज हैं वही दूसरों को दे दिए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कैश अमाउंट भी कंपेंसेट के रूप में लगा दिया कि जर्मनी ने जो युद्ध किया है उसकी वजह से जो जीतने वाले देश है वो कहते हैं हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बम की वजह से हमारी बिल्डिंग्स खराब हो गई, लोग मर गए बहुत सारे। तो इसलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए जर्मनी जो है वो हर साल लाखों डॉलर जो है वो करेंसी, वो पैसा जो है वो देगा, जमा करवाएगा फ्रांस और जो अदर कंट्रीज थे उनको। तो धीरे धीरे 1920 के अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई उसको कंपेंसेट करने के लिए। 1923 में जो पैसा था जर्मनी के पास वो भी सारा का सारा खत्म हो गया। तो जर्मनी ने कहा हम और पैसा नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं, ठीक है जो करना है कर, रिसोर्सेज तुमने ले लिए, मिलिट्री हमारी खत्म कर दी, और हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो तुमने ले लिया, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन तो हमारे पास चली गई, अब तुम क्या चाहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, तो तुमने करना है वो। एक भिखारी इतना कभी ताली लगा के सोचता, वो कहता है घर में कुछ है ही क्या उठा के चोरी का डर तो उसको करते अमीर होगा इसके पास सब कुछ है, वो कहते हैं हम गरीब हैं, ले जाओ क्या करोगे, हमें भी ले जाओ अपने साथ, ठीक है तुम्हारे देश में लेंगे। उसके बाद हमने एक स्पैनिश गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, एक तो वाइमर रिपब्लिक बन गई, ठीक। अब इसी के अपोजिट एक और पार्टी का गठन हुआ वहां पर, जिसे स्पैनिश लीग का। अब ये कौन लोग थे, ये वो लोग थे जो किसका विरोध करते थे, जो सरकार का विरोध करते थे कि हमारी जो सरकार है वो नालायक सरकार है,
और हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे। इवन की इसके जो मेंबर थे वो वाइमर रिपब्लिक के मेंबर्स को मार भी देते थे, और युद्ध के बाद जो सैनिक बच गए थे वाइमर रिपब्लिक उसकी सहायता से इस लीग को कंट्रोल करने का प्रयास करता था। फिर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ वहां पर, और अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि इलेक्शंस हो गए, और इलेक्शन के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और फिर जर्मनी के लिए एक सरकार बनाएंगी और सबको उस सरकार में शामिल किया जाएगा। इस बात के लिए एग्री हो। लेकिन अगर कांग्रेस कोई रूल बनाएगी उसको अप्लाई करेगी तो बीजेपी क्या कहेगी, ये ठीक नहीं। बीजेपी ने रूल बना दिया तो आम आदमी पार्टी कहेगी नहीं ये ठीक नहीं, क्योंकि एक पार्टी जब सरकार बनाती है तो अपने तरीके से सरकार चलाती है। अब अगर 10 लोग मिलकर अलग अलग पार्टीज मिलकर सरकार बनाएंगे तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़े ही दिनों में वाइमर के अंदर या जर्मनी के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट्स बनती बिखर गई, क्योंकि एक भी बात के लिए उनको सहमति नहीं होती थी। एक पार्टी ने जो बात कही दूसरी ने उसको अपोज कर दिया, दूसरी ने जो बात कही तीसरी ने अपोज कर दिया, तो किसी भी बात को लेकर सहमति नहीं बन पाती थी। फिर आता है कि हिटलर का खुद कैसे हुआ, ये तो सारी चीजें हो गई, जर्मनी के अंदर सरकार बन गई। इफेक्ट्स ऑफ वार हमने पढ़ा, इफेक्ट्स ऑफ वार के अंदर हमने कहा कि वाइमर रिपब्लिक सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स थे। ये भी कहते थे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये कहते थे कि जो सोशलिस्टिक है वो सरकार का पैटर्न ठीक नहीं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे तो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में सबको पार्टिसिपेट करना है और फिर सही तरीके से सरकार चल भी नहीं रही है, तो लोग इसका विरोध करने लगे कि कोई सही सिस्टम नहीं है सरकार का और हमें अपनी सरकार पर विश्वास ही नहीं है। इस तरह से हालात चलते गए। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा था। उस समय जर्मनी की जो करेंसी थी दैट वाज मार्क, और हम किसी भी करेंसी को किससे मेजर करते हैं, डॉलर से। $1 70 $1 के बराबर, इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे हम करेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो जर्मनी की करेंसी मार्क थी और उसकी वैल्यू जो है वो लगातार डाउन होती जाती थी। हालात खराब थे, पैसा नहीं था, तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हमारे पास प्रिंटिंग मशीन तो है ही, नोट छापने शुरू। कई बार दिमाग में आता होगा कि गरीबी क्यों है, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं है, तो सरकार के पास तो प्रिंटिंग मशीन है, नई तरह नोट छाप दे के सबको पैसे मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा ही होगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अमीर अमीर। कोई अमीर नहीं होगा, सब गरीब हो जाएंगे और चीजों के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। यानी कि एक चीज जो 10 रुपए में मिलती है हो सकता है वो 1,000 में मिले, या हो सकता है वो 10,000 में मिले, क्योंकि प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब आपके पास पैसा बढ़ेगा तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। जब एक आदमी गरीब होता है तो वो 10 रुपए किलो वाले टमाटर में से भी, चाहे वो गिले ही हो, छाट के ले लेता है। लेकिन जब उस आदमी की सैलरी बढ़ जाती है, वो 1000 की बजाय 10,000 रुपए कमाता है, तो वो 50 रुपए किलो वाले टमाटर खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, वो महंगी चीजें खरीद सकता है। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा मार्केट के अंदर, वैसे वैसे चीजों के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। और एक वो टाइम आया तो गरीबी दूर नहीं होगी, गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। जब चीजें महंगी होंगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब चीजें इतनी महंगी हो गई, इतनी महंगी हो गई कि एक बैलगाड़ी के अंदर पैसा ले जाते थे और तब जाकर ब्रेड का पैकेट आता था। मार्क की वैल्यू इतनी डाउन चली गई, इतनी डाउन चली गई कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए एक बोरा का भर के या पूरी बैलगाड़ी भर के रखते तब जाकर ब्रेड मिल पाता था, क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए। दुकानदार को पता था कि
आपके पास यस मैम जीरो नोट गिनता कौन होगा कि सही प्राइस है नहीं? अरे सही प्राइस है या नहीं है, जब आप चीज लेने जाओगे तो नो डाउट आप भी कम तो नहीं दोगे, या फिर लाइन में लगेंगे, एक आदमी की ड्यूटी लगा दी भाई तू पैसे गिन और तू सब पकड़ा। जब इतना ही पैसा आ रहा है तो दो लोगों को रखने में क्या बुराई। 5,000 रुपये में दो लोग रखे, एक तो ब्रेड पकड़ाएगा दूसरा पैसे की देगा, हम खत्म। यस, ब्रेड के प्राइसेस जो है दिमाग देंगे तो ठीक है, मार्क की वैल्यू कम होने लगी और चीजें बहुत ज्यादा महंगी होने लगी। लोग जो है, जो युवा वर्ग जो काम कर सकता था वो क्या सड़कों के ऊपर पत्ते खेल रहा था पार्क से, क्योंकि काम तो है ही नहीं। इंडस्ट्रीज एरिया जो है वो फ्रांस ने ले लिया। जब जर्मनी ने ये कहा कि हम और पैसे नहीं देंगे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो फ्रांस ने इस पूरे के पूरे हिस्से को कहा ठीक अब ये सारा पार्ट मेरा है और अब यहाँ पर तुम घुसना भी जर्मनी वाले को बोल दिया। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, और उसको भी ये लगता था कि ये जो हुआ है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर राजा ने युद्ध लड़ा है तो हम क्यों बोलते हैं उस चीज को, हमारी क्या गलती है। यही वो कारण थे धीरे धीरे जिनकी वजह से हिटलर पावर में आया। ऐसा कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 55 में चला और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 से 1918 तक चला। इट वाज द स्टोन और फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव रख दी थी। जो संधि हुई थी वो इतने गलत तरीके से हुई थी कि ये लगने लगा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो होगा। क्राइसिस आ गया, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, चीजें महंगी हो गई। ये वो टाइम था 1920। यूएस ने कहा अरे कोई बात नहीं, जर्मनी ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया है, वो हार गया है, उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि दोबारा सांस ही ना ले पाए, ये तो गलत है। तो यूएस ने डिसाइड किया कि मैं जर्मनी को दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों को दोबारा से सर्वाइवल के लिए आई विल पे टू, हम उनको कर्ज देंगे और उसके वो अपनी इंडस्ट्री को धीरे धीरे खड़ा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, रोड्स बनाए, रेलवे ट्रैक्स बनाए, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर वो चीजें खरीदेंगे और धीरे धीरे इकोनॉमी वो सही सिचुएशन में आ जाएगी और जर्मनी जो है वो इतना हो जाएगा कि वो अपना गुजारा कर सके। जर्मनी ने लोन दे दिया, चीजें सही तरीके से चलने लगी। तो उस टाइम जो वो बनाई गई थी स्पेशल पॉलिसी, उसको डांस पॉलिसी भी कहते हैं। एक इकोनॉमिस्ट हुए थे यूएस के अंदर, वो बैंकर थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने जर्मनी के डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिसी बना के दी थी और उन्हीं के नाम पर उस पॉलिसी का नाम रखा। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद इन और 24 अक्टूबर 1924-28 डिप्रेशन का टाइम था, स्टेबिलिटी नहीं, 24 से 28 तक स्टेबिलिटी आ गई, यानी कि जर्मनी में डेवलपमेंट के काम शुरू होने लगे। लेकिन ये कुछ ऐसा ही था जैसे रेत के ढेर पर अगर हम महल खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद फिसल जाएगा, और महल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो एक बार फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस आया यूएस के अंदर। अमेरिका में जो वहां का स्टॉक एक्सचेंज है नेम्ड एज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, उसको वो दो नाम से है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या दलाल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। इंडिया की शेयर मार्केट सुना होगा ना, शेयर मार्केट तो सुना होगा, नाम नहीं पता ना। दो स्टॉक मार्केट्स है इंडिया में मेजर, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इनको हम दलाल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो अमेरिका का, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। उस एक्सचेंज का नाम वॉल स्ट्रीट। एक ही दिन के अंदर 24 अक्टूबर को
13 मिलियन शेयर्स जो है वो बेच दिए कंपनियों के पास, क्योंकि अलग अलग कंपनीज को लगने लगा कि अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है और इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। 13 मिलियन को आप नॉट 13 मिलियन रुपीस, 13 मिलियन रुपीस की नहीं, 13 मिलियन 130 लाख शेयर्स बेच दिए गए एक ही दिन के अंदर। और जब इतना बड़ा शेयर्स का बिकता है तो मार्केट एकदम से धड़ाम नीचे आती है, इकोनॉमी हिल गई। कल हमारा बजट आया और बजट के बाद मार्केट में 2000 पॉइंट्स की बढ़त देखी गई, यानी कि इंडस्ट्रीज जो है वो इस फेवर में उनको लगा है कि बजट बहुत बढ़िया आया है। और 1947 के बाद ये हमारा पहला बजट है जिसमें इतने लार्ज स्केल के ऊपर पैसा खर्च किया जाए। और ऐसा केवल भारत में हुआ है कि कोरोना के बाद कोई टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं किया गया, हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया गया, नहीं तो सभी देशों ने कोरोना के बाद से टैक्स शुरू कर दिया। हम जो पेट्रोल लेते हैं उसमें से कुछ शेयर गवर्नमेंट के पास रहता है टैक्स के फॉर्म में। हर 1 लीटर पेट्रोल पर 4 अब किसानों के फेवर किए जाए। यस, वॉल स्ट्रीट जो है वो एकदम से गिरा। 1929 से 32 का जो टाइम पीरियड था जब यूएस की नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम पता होती है ना आपको, राष्ट्रीय आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो हाफ रहेगी। हाफ मतलब अगर एक आदमी एक साल में $1 लाख कमा रहा था तो अब वो केवल $50,000 कमा रहा है, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, यानी कि देश में गरीबी आधी है क्योंकि इनकम जो है वो आधी रह गई है। तो जर्मनी इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। जब यूएस में क्राइसिस आया, अमेरिका में जब आर्थिक मंदी आती है ना तो पूरी दुनिया के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ सभी चीज है वो जुड़े हुए व्यापार करते हैं। तो वहां जब मंदी आई पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट देखा गया और जर्मनी पे तो सबसे ज्यादा खराब। by 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 40% तक आ गया, 40% तक गिर गया। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, वर्कर्स थे उनके पास काम नहीं था, उनकी मजदूरी कम हो गई, यानी कि जिस आदमी को पहले 10,000 की तनख्वाह मिलती थी अब वो 6,000 में काम कर रहा है क्योंकि 40% तक डाउन आ गया। कोरोना टाइम पीरियड में भारत के अंदर लगभग 14 से 15 करोड़ लोग हैं जिनकी नौकरियां चली बेरोजगार, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनके काम के ऊपर फर्क पड़ा। तो एज जॉब डिसअपीयर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल्स। जब जॉब्स खत्म हो गई तो जो युवा है वो क्रिमिनल्स, क्योंकि गुजारा तो करना है, नौकरियां है नहीं, सरकार कुछ दे नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, लोग जो है वो चोरी चकारी करने लगे। The economic crisis created deep anxiety and fear in the people. Middle class, especially salaried employees and pensioners, saw their savings diminish. जैसे जैसे करेंसी वैल्यू डाउन होता था वैसे वैसे सेविंग्स भी कम होती थी। देखो इसको कैसे समझते हैं, अगर हम बात करें पिछले साल 2020 सोने के दाम 38,000 पर ग्राम, ठीक है, मेरे अकाउंट में 2 लाख, ठीक, और 2021 दाम बढ़कर 52,000 पर ग्राम हो गई, तो मेरी सेविंग जो है वो कम हो गई क्योंकि करेंसी वैल्यू डाउन हो गई। तो जो जिन्होंने अपने पैसे बैंक में जमा करवाए हुए थे उन लोगों की सेविंग्स जो है वो हाफ रह गई। जिसने 10,000 रुपए जमा करवाए थे वो 5 रह गए। 5 कैसे? क्योंकि चीजों के दाम बढ़ गए। जितने पैसे में 5,000 में जितनी चीजें खरीद सकते थे अब उसके लिए उन्हें 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा, यानी कि उनकी सेविंग्स जो है वो आधी रह गई। समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। अब तक क्लियर है? यस यस। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए हमारे साथ ऐसा हो तो हमें क्या लगेगा, इस सब के लिए कौन जिम्मेवार है? गवर्नमेंट जिम्मेवार, यानी कि इस गवर्नमेंट को हटा देना
चाहिए. Then these sections of society were filled with the fear of proletarianization. Proletarianization मतलब to become impoverished to the level of working class, and anxiety of being reduced to the ranks of the working class, or worse still, the unemployed. Only organized workers could manage to keep their heads above water. जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके तो लोग बेरोजगार हो गए, और जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, यानी कि जो लोग सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे थे, केवल वो ही सर्वाइव कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी सैलरियां मिल रही थी. जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे या जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे, वो सब बेरोजगार हो गए. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी एज इट इज आती रही. इवन की जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं ना, कोरोना टाइम पीरियड के कारण उनकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि सरकार ने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम में भी एक दिन भी छुट्टी नहीं की. कोरोना वॉरियर्स. कोरोना वॉरियर्स. तो उनकी सैलरी जो है वो एकदम से बढ़ी है. Only organized workers could manage to keep their heads above water. केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉइज थे वो अपनी गर्दन को पानी में डूबने से बचा सके. ओवर वाटर का मतलब कि वो सिर्फ तैर पा रहे थे, यानी कि सर्वाइव कर रहे थे. But unemployment weakened their bargaining powers. Big business was in crisis. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agriculture prices, and women unable to fill their children's stomach. क्योंकि अब जब काम ही नहीं है, मजदूरी बहुत कम है, तो औरतें जो है वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी. A sense of deep despair, और चारों तरफ आक्रोश का माहौल था, उससे माहौल था. Politically too, the Weimar was fragile. The Weimar Constitution had some inherent defects which made it unstable and vulnerable. One was proportional representative. Weimar Republic जो बना था, वो जो सरकार थी वो बेहतर नहीं थी, क्योंकि जो सिस्टम बनाया में सारे मिलकर सरकार बनाई, सारे मिलकर सरकार बनाई, तो क्या हुआ, कोई डिसीजन ही नहीं बन आता था, तो वो सिस्टम सरकार फेल हो गया. यहाँ से हिटलर को पावर. हिटलर एक गरीब घर में पैदा हुआ एक कॉमन बच्चा था, आप लोगों की तरह एक आम इंसान. हो सकता है आप में से कोई कल को नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी जैसा बन जाए, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एनीथिंग. कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए. आप लोग एम तो लेकर आए हुए हैं स्कूल में, भाई जिनके किले हैं वे तो किले कर पा लेंगे, जिनके पास नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे, हम तो करना ही पड़ेगा. और क्या पता कल आप कहाँ पहुंचेंगे. दीपेंद्र किसी स्कूल में पढ़ाई होगा ना, अब ये हमारे यहाँ का एमपी है, या कोई भी कल्पना चावला जब पढ़ती थी स्कूल में, तो किसको पता था कि ये आसमान की बुलंदियों पे जाएगी और वहीं मर जाएगी आसमान में, क्योंकि उसका जो स्पेस क्राफ्ट था वो एटमॉस्फेयर में जब एंटर हुआ तो वो ब्लास्ट कर गया था और फिर वो मर गई थी, उसके अवशेष भी नहीं मिले थे. लेकिन अमर है वो, क्योंकि हम सब उसको एक रिगार्ड की रिस्पेक्ट, उन्होंने हमारा नाम रोशन किया भारत देश में. यस, वो एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करता था, और स्टार्टिंग में he wants to become an artist, वो पेंटर बनना चाहता है, लेकिन उसको आर्ट स्कूल में एडमिशन नहीं मिला और उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो आर्मी में मैसेंजर का काम करता था, यानी कि एसेज डिलीवर करने का. उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में जाकर उसने चिट्ठियां पहुंचाई थी, संदेश पहुंचाए थे, तो उसकी प्रमोशन होती गई और वो कॉर्पोरल की पोस्ट पर आगे, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जो थे, ऐसे हाईएस्ट रैंक के ऊपर पहुंच गया. और जब ये संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ, तो उसके दिल में बड़ा जख्म हुआ. ये जो सरकार ने किया, जितने वाले देशों ने किया ना, ये ठीक नहीं किया, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा. तो मैं अगर पावर में आ गया ना, अगर मैं देश का चांसलर बन गया, तो कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि अपने देश को दोबारा से भी रिगार्ड दिलवाऊंगा जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले था. और ये सोच वो लगातार अपनी तैयारी में लगा हुआ था. कैसे, हम कल